हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज के अंदर पार्ट 2 ऑफ ट्रायंगल्स। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट जाकर देखिए। उसमें हमने सभी एमसीक्यूज ओसवाल बुक के सोल्व करवाए हैं। अब पार्ट 2 के अंदर जो भी केस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर है अटेम्प्ट एनी फोर्स अपार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या बोला गया है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेम स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी। स्केल फैक्टर ये इसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है। दैट इज स्केल ड्राइंग of an object is of same shape as the object but of different size. The scale of a drawing is comparison of the length used on drawing to the length it represents. The value of scale is also written as ratio. जो स्केल की वैल्यू है वो रेशियो की तरह लिखी जाती है। देखो, स्केल का मतलब इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि जो एक्चुअल डायग्राम है, लाइक मुझे कोई भी ब्लॉक बनाना है, इसका एक एक्चुअल डायग्राम है, इसका एक मैं ऑब्जेक्ट मान लो एक मॉडल के तरीके से बना लेता हूँ, मॉडल के तरीके से। तो इनका जो स्केल का रेशियो होगा, स्केल को एक रेशियो की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि इसका हर एक पार्ट अगर 1 यूनिट है तो इसका हर एक पार्ट 2 यूनिट हो जाएगा। रेशियो 1:2, इसी को ही हम स्केल बोलते हैं। फिर सिमिलर फिगर्स के बारे में बताया गया है कि द रेशियो ऑफ टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर फिगर्स इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। जो साइड्स का रेशियो है वही स्केल फैक्टर कहलाता है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ, लाइक लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। अगर इसकी इमेज बन रही है तो इसकी लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ, वो जो रेशियो आएगा उसी को स्केल फैक्टर बोला जाता है। इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रीसाइजिंग देन शेप्स आर सिमिलर। जैसे कि आप अपनी फोटो, एक छोटी फोटो से बड़ी फोटो बनवाते हैं तो रीसाइज किया आपने, तो वो शेप्स सिमिलर रहेंगी फिर भी। ओके, ये तो कुछ ऐसे थ्योरी टाइप की केस हो गया। अब हम देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल वही होंगे जो हमने पढ़े हुए हैं। ओके, इसने कुछ और भी बताया हुआ है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दें या टर्न कर दें या रिफ्लेक्शन या फ्लिप, ये इसका रिफ्लेक्शन या फ्लिप हो गया, और ट्रांसलेट कर दें या स्लाइड कर दें, तब भी वो सिमिलर ही रहेंगे। यानी कि सिमिलैरिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। Hence two shapes are similar when one can become the other after resize हो जाए तो भी, flip हो जाए तो भी, slide और turn अगर ये हो जाए तो भी सिमिलर ही रहती है। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस पर। दैट ए मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑन द स्केल 1:4। एक मॉडल बनाया गया है जो कि 1:4 का इसने स्केल रखा है। मतलब कि अगर मॉडल में कोई एक लेंथ 1 यूनिट है तो एक्चुअल में शिप में उसकी लेंथ या बोट में उसकी लेंथ 4 यूनिट होगी। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। मॉडल 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो द फुल साइज ऑफ बोट हैज अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। बोट का जो फुल साइज है उसकी विड्थ दी हुई है 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्केल मॉडल? स्केल मॉडल की विड्थ क्या होगी? ओके, तो सिंपल है। देखो, रेशियो हमें पता है 1:4 का है। 1 किसका है? जो मॉडल है। और 4 क्या है? एक्चुअल। अब एक्चुअल विड्थ दी हुई है 60। 60 एक्चुअल विड्थ दी हुई है 60, सॉरी, इसको हम नीचे रखेंगे, इस 60 को हम नीचे रखेंगे। और जो मॉडल की विड्थ है, जो स्केल मॉडल की विड्थ है, वो हमें ऊपर रखनी होगी, क्योंकि यही इसी तरीके से रेशियो हमने यहाँ लिया है। ये मॉडल की का पार्ट का रेशियो है,
ये एक्चुअल पार्ट का रेशियो है। इसी तरीके से हमें ऊपर रखना है, ऊपर मॉडल की विड्थ, नीचे एक्चुअल शिप की या एक्चुअल बोट की विड्थ। बिल्कुल इसी तरीके से हमने कोरस्पॉन्डिंग रेशियो को इक्वल किया और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 60 इधर जाएगा, देन x विल बी इक्वल टू 60/4 दैट इज 15। तो 15 सेंटीमीटर विड्थ होगी स्केल मॉडल की। स्केल मॉडल की विड्थ 15 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से देखो, अब भी रेशियो वही मेंटेन रखा है हमने। देखो स्केल मॉडल में 15 सेंटीमीटर है, एक्चुअल में 60 सेंटीमीटर है, तो 1:4 आ गया। रेशियो यही मेंटेन रखना है। अब ये 120 सेंटीमीटर जो लेंथ दी हुई थी हमें मॉडल की, उसका कोई यूज नहीं हुआ, क्योंकि हमें विड्थ दे दी और विड्थ ही पूछ ली, तो इन्हीं दोनों का रेशियो लिया जाएगा। 120 को इंक्लूड नहीं करना क्वेश्चन में, ये खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। सिमिलैरिटी को कौन इफेक्ट करेगा? दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली उन्हें फ्लिप कर दिया जाए तो बिल्कुल नहीं, ये तो सिमिलैरिटी को इफेक्ट नहीं करेंगे, सिमिलर होगी हॉरिजॉन्टली फ्लिप करने के बाद भी। दे आर डायलेटेड बाय ए स्केल फैक्टर, ये रीसाइज वाला है, रीसाइज भी अगर हम कर दें तो भी सिमिलर होगी, यानी कि ये इसका आंसर नहीं होगा। ये बताना है कौन इफेक्ट करेगा सिमिलैरिटी को, मतलब किसकी वजह से सिमिलर नहीं होंगी, ये हमें बताना है। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, अगर उन्हें नीचे खिसका दिया जाए तो भी सिमिलर होंगी, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो ये इफेक्ट करेगा सिमिलैरिटी को, क्योंकि सिमिलर में मिरर इमेज होनी चाहिए। अगर मिरर इमेज नहीं है तो ये सिमिलैरिटी को इफेक्ट करेगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव ए स्केल फैक्टर ऑफ a/b, दो सिमिलर ट्रायंगल है जिनमें स्केल फैक्टर दिया हुआ है a और b का, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल इज ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 3a/b, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूं, सिमिलर फिगर्स में जो साइड्स का रेशियो है, पेरीमीटर्स का भी वही रेशियो होता है, एल्टीट्यूड्स का भी वही रेशियो होता है, मीडियंस का भी वही रेशियो होता है, और इसमें एक डी ऑप्शन और आना था जो शायद मैंने मिस कर दिया। तो इन सभी का रेशियो, साइड्स का रेशियो भी वही होगा, पेरीमीटर्स का भी, एल्टीट्यूड्स का भी, मीडियंस का भी, और एंगल बाइसेक्टर्स का भी रेशियो वही होता है। तो अब हम देखते हैं, देखो ये रेशियो चेंज हो गया, जबकि सेम आना चाहिए था, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। एल्टीट्यूड इस रेशियो में होंगे, यस बिल्कुल करेक्ट है, उनके एल्टीट्यूड इसी रेशियो में होंगे, a/b में जो दिया हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। डी आप बुक में देख लेना, डी में शायद a²/b² करके कुछ दिया हुआ है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, शेडो ऑफ ए स्टिक 5 मीटर लॉन्ग, ये 5 मीटर लॉन्ग की एक स्टिक है, इसकी शेडो 2 मीटर बन रही है, 2 मीटर। एट द सेम टाइम, बिल्कुल इसी टाइम पर, शेडो ऑफ ए ट्री, एक ट्री की शेडो जो कि 12.5 मीटर हाई है। देखो सेम टाइम बोला है, तो सेम टाइम में हमेशा सिमिलर ट्रायंगल्स ही बनती हैं। उसका कारण क्या है? जो सन यहाँ से एंगल बनाएगा, जो इमेज के लिए एंगल बनाएगा, वो सेम टाइम में सेम रहता है हर एक ऑब्जेक्ट के साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर हाइट्स। और ये तो हम समझ ही सकते हैं कि ये तो हम परपेंडिकुलर ही लेके चलेंगे, तो जब भी दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। बाकी हमें इतना ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना, हमें क्या ध्यान देना है कि अगर सेम टाइम पे शेडो की बात कही गई है तो वो सिमिलर होंगी, और सिमिलर होते ही रेशियो सेम हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, स्टिक की एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाय स्टिक की शेडो, वो इक्वल होगा ट्री की एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाय ट्री की शेडो, जिसे मैं x मान लूंगा। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, देन 5x is equal to 12.5 into 2 that is 25, then x will be equal to, ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
x विल बी इक्वल टू 5। तो मैं समझ गया कि इसकी शेडो जो होगी वो 5 मीटर होगी, 5 मीटर इन लेंथ। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी ये सेकंड एक्टिविटी आ गई। सेकंड एक्टिविटी, ये केस बेस्ड क्वेश्चन 2 है। ओके, देखते हैं। बिलो यू सी ए स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए फार्म हाउस रूफ विद मेजरमेंट। ओके, ये फार्म हाउस रूफ का मेजरमेंट ये सब दिया हुआ है। द एटिक फ्लोर ए बी सी डी, ये एटिक फ्लोर है ए बी सी डी। इन द मॉडल इज ए स्क्वायर, मॉडल के अंदर ये एक स्क्वायर है। द बीम्स दैट सपोर्ट द रूफ आर एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ये जो बीम है, ये देखो ई के एफ एल जी एम एंड एच एन, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ई एफ जी एच के एल एम एन, ई एफ जी एच के एल एम एन, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ई इज द मिडल ऑफ ए टी, ये बिल्कुल इसके बीचों बीच है। ई इसका मिड पॉइंट है। एफ इज द मिडल ऑफ बी टी, एफ इसके मिड में। एंड जी इज द मिडल ऑफ सी टी, जी सी टी के मिडल में। एंड एच इन द मिडल ऑफ डी टी, और एच डी टी के मिडल में। All edges of the pyramid in the model have length of 12 मीटर, सभी की लेंथ 12 मीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई एफ वेयर ई एफ इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एजेस ऑफ द ब्लॉक। ओके, ई एफ की लेंथ हमें बतानी है। ई एफ, इसकी लेंथ हमें बतानी है। अगर ये इसका हॉरिजॉन्टल एज है तो देखो ये 12 मीटर है और इधर ये भी 12 मीटर है, यानी कि डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है ये 12 मीटर, ये 12 मीटर, और ये भी हमें 12 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए ये 12 मीटर है। तो अगर इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए, तो आप बीपीटी यूज कर लें या मिड पॉइंट थ्योरम आपने 9th में पढ़ी होगी। हम जानते हैं कि जब भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है तो ये वाली साइड इस वाली साइड की हाफ हो जाती है, यानी कि 6 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा ई एफ का, वो होगा 6 मीटर। ई एफ 6 मीटर हो जाएगी। अच्छा, ये तो मैंने मिड पॉइंट थ्योरम से बताया कि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो इसका हाफ। अदरवाइज हम कैसे फाइंड करते हैं इसको? अदरवाइज हम इस तरीके से, सिमिलैरिटी अगर हमें यूज करनी होती तो हम इस तरीके से फाइंड करते। पहले हम ये ट्राइंगल लेते, लेट्स से ए बी सी, मैंने वैसे ही एक बार के लिए कुछ भी नाम दे दिया, और इसे डी ई ले लेते हैं हम। हमें मान लो बी सी को निकालना है, यही है ना, बी ई एफ इसके अंदर यही है। देखो एक्चुअल डायग्राम में यही है, ई एफ, ये ट्राइंगल बन रही है, ये ई एफ है, इसी को हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं सिमिलैरिटी यूज करता है इसके अंदर, तो ट्राइंगल ए बी सी मुझे पता है ऐसे केस में सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल ए डी ई के, ए डी ई के सिमिलर हो जाएगी। उसका कारण क्या है? एक एंगल कॉमन है, ए दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। उसके बाद साइड्स का रेशियो सेम है क्योंकि ये मिड पॉइंट दे दिया। अब इसके मिड पॉइंट देने से हुआ क्या, ये वाली साइड 6 और टोटल हमें पता है 12 है, ये वाली साइड 6 और टोटल हमें पता है 12 है। तो 6/12 1/2, इधर भी 6/12 1/2, यानी कि मैं कह सकता हूँ दो साइड्स का रेशियो सेम है और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। दो साइड्स का रेशियो सेम है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो ट्रायंगल हो गई सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो तो इक्वल होगा ही होगा। साइड्स का रेशियो हम रखते हैं लेट ये एक बार के लिए x मान लेता हूं मैं, तो 6/12 ये वाली ए बी छोटे वाले ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल की साइड ए डी,
वो किसके इक्वल होगा, इधर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड दैट इज x और डिवाइडेड बाय इधर बड़े वाले ट्रायंगल की साइड दैट इज 12। तो 12 से 12 कट जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। बाकी इस क्वेश्चन में अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हैं तो देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी भी लाइन के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो वो ट्रायंगल के अंदर की बात है, कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है एंड हाफ होती है। तो मुझे इसका हाफ करना था, वो मैंने कर दिया, तो ये आया 6 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा सॉरी, ये एक्चुअली क्वेश्चन 5 ही था, ये केस 2 नहीं शुरू हुआ था, ये इसी का ही क्वेश्चन था, ये इसी का ही क्वेश्चन था। ओके, केस स्टडी 2 यहां से स्टार्ट है। सीमा प्लेस्ड अ लाइट बल्ब एट पॉइंट ओ, सीमा ने ओ पर एक लाइट बल्ब रखा ऑन द सीलिंग एंड डायरेक्टली बिलो इट प्लेस्ड ए टेबल, और बिल्कुल इसके नीचे एक टेबल रख दिया। नाउ शी पुट ए कार्डबोर्ड ऑफ शेप ए बी सी डी, ये ए बी सी डी शेप का इसने एक कार्डबोर्ड रख दिया, ए बी सी डी। देन ये किसके बिटवीन द टेबल एंड लाइट बल्ब, टेबल और लाइट बल्ब के बीच में रख दिया इसने। द शेडो ऑफ ए बी सी डी इज कास्टेड ऑन द टेबल एज ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये इसकी इमेज बन रही है, यहाँ पर शेडो बन रही है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये इसकी शेडो बन रही है। अब देखो शेडो बन रही है, उसी से ही बन रही है, तो एक टाइप से ये रीसाइज हो गया, या ये हम ये कह सकते हैं कि ये ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ये आपस में सिमिलर रहेंगे, सारी साइड्स का रेशियो सेम रहेगा और एंगल्स सारे इक्वल रहेंगे कोरस्पॉन्डिंग। तो क्वाड्रिलेटरल ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश इन एन एनलार्जमेंट ऑफ ए बी सी डी विद स्केल फैक्टर ऑफ 1:2, स्केल फैक्टर दे दिया 1:2 का, यानी कि अगर कोई इसकी साइड 1 यूनिट है तो इसकी साइड 2 यूनिट हो जाएगी। ओके, अब ए बी हमें दिया हुआ है 1.5, बी सी दिया हुआ है 2.5, सी डी दिया हुआ है 2.4 एंड ए डी इज 2.1, और एंगल ए बी सी एंड डी ये चारों एंगल्स भी दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डैश, ए डैश कितना एंगल होगा, जितना ए है, ए कितना है, एंगल ए इज 105, एंगल ए 105 है तो ए डैश भी 105 होगा क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश, देखो ए बी की जो लेंथ है उसकी डबल होगी इसकी लेंथ, डबल क्यों होगी, क्योंकि स्केल फैक्टर में 1:2 का दिया हुआ है, यानी कि अगर ए बी की लेंथ 1 है तो इसकी 2। अब ए बी की लेंथ इसने क्वेश्चन में ए डैश बी डैश की पूछी है, तो अगर ए बी की लेंथ हमें पता है, ए बी की लेंथ है यहाँ 1.5, इसका डबल करेंगे हम तो हमें मिलेगा 3, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए डैश बी डैश की लेंथ 3 हो जाएगी, वही 1:2 से ही निकाला है मैंने इसे, 1:2, देखो 1.5 और रेशियो 3 करोगे तो भी 1:2 ही आने वाला है, तो ये रेशियो मेंटेन रखना है हमें। ओके, नेक्स्ट, व्हाट is the sum of angles of quadrilateral a dash b dash c dash d dash, इनके एंगल्स का सम कितना होगा, भाई है तो क्वाड्रिलेटरल। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, क्वाड्रिलेटरल वाला सिंपल रूल लगाओ कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। अब वो किसी के भी सिमिलर हो, चाहे वो उसकी शेडो से ही क्यों ना बन रहा हो, क्वाड्रिलेटरल है तो प्रॉपर्टी फॉलो जरूर करेगा दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइड्स ए डैश बी डैश एंड ए डैश डी डैश। ओके, ए डैश बी डैश हमने अभी अभी निकाला था 3 है, अब हमें ए डैश डी डैश निकालना है जो कि ए डी का डबल होगा। ए डी, क्या हमें ए डी पता है, अभी हम चेक कर लेते हैं। ए डी, यस, ए डी हमें पता है 2.1, तो 2.1 का अगर मैं डबल करता हूं तो 4.2 आएगा, 4.2
2 आएगा, मुझे रेशो चाहिए 3:4.2, या अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो बाय में 10 आएगा, वो 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ 30:42 और 6 जा 6 जा, यानी कि 5:7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अब देखो, क्योंकि ए डैश बी डैश और ए डैश डी डैश का हमने रेशियो लिया है, यही रेशियो अगर हम डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करते कि ए बी और ए डी का भी यही रेशियो रहने वाला है तो भी आंसर वही आता। अच्छा ए बी कितना दिया हुआ है 1.5 और ए डी अभी अभी हमने देखा 2.1 दिया हुआ है, तो बाय में 10 करते हैं दोनों के, बाय 10 करेंगे तो 10 से 10 ये कट हो जाएगा, 15/21 5:7। डायरेक्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग ए डैश डी डैश, क्योंकि रेशियो तो सेम ही रहेगा, इधर इसका डबल हुआ इधर इसका डबल हुआ है, रेशियो तो सेम है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द सम ऑफ एंगल सी डैश एंड डी डैश। देखो एंगल सी सी डैश के इक्वल है, एंगल डी डैश के इक्वल है, तो जो सी और डी है उनको प्लस कर दो, सी डैश डी डैश का सम आ जाएगा। अब सी और डी कितना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, एंगल सी 70 और एंगल डी 85, इन दोनों का सम 155 बन रहा है, इन दोनों का सम 155, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी 3 आ जाती है इसकी। विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ टावर नियर इज हाउस, उसके घर के नजदीक एक टावर है जिसकी हाइट फाइंड करने की वो कोशिश कर रहा है। ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को वो यूज कर रहा है। द हाइट ऑफ विजय's हाउस इज 20 मीटर, ये 20 मीटर है, व्हेन विजय's हाउस कास्ट ए शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ये 20 मीटर है और जो शैडो बन रही है वो 10 मीटर की बन रही है, ये उसके हाउस की बात कर रहा है। एट द सेम टाइम, और बिल्कुल उसी टाइम पर, द टावर कास्ट ए शेडो 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, और जो टावर है वो 50 मीटर लॉन्ग शेडो बना रहा है, 50 मीटर लॉन्ग, ये 50 मीटर है, तो 50 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एंड द हाउस ऑफ अजय कास्ट 20 मीटर शेडो ऑन द ग्राउंड, और अजय जो कि विजय का कोई शायद फ्रेंड होगा, तो उसका जो हाउस है वो ये, वो शेडो बना रहा है यहाँ पर 20 मीटर की, वो 20 मीटर की शेडो यहाँ पर बना रहा है। ओके अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं दैट व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कितनी है। देखो सबसे पहले कंपेयर करते हैं हम, इधर उसके हाउस की जो हाइट है वो 20 है और शेडो 10 है, ये 20 है और ये 10 है, मतलब शेडो हाफ बन रही है, या ये कह सकते हैं शेडो अगर 10 है तो हाइट उसकी डबल है। अब ट्रायंगल तो सिमिलर है तो रेशियो तो सेम रहेगा, अब रेशियो सेम रहेगा तो यही सेम केस हम टावर पे भी लगा देते हैं। टावर की उसने शेडो बताई 50 मीटर, तो उसकी हाइट 50 से डबल यानी कि 100 मीटर हो जाएगी, रेशियो वही रहेगा, सिमिलर फिगर्स में रेशियो ही सेम रहता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर व्हेन विजय's हाउस कास्ट ए शेडो ऑफ 12 मीटर, जब विजय का हाउस 12 मीटर की शेडो बना रहा है, विजय का हाउस 12 मीटर की शेडो बना रहा है, उस समय देखो ये 12 मीटर है, ये विजय का हाउस बना रहा है, तो टावर के शेडो कितनी होगी, मैं एक्स मीटर मान लेता हूं, मैं एक्स मीटर मान लेता हूं। देखो हाइट तो चेंज नहीं होगी, हाइट तो अब भी इसकी 100 है और हाइट अब भी इसकी 20 है, हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हाइट सेम रहेगी चाहे टाइम कोई भी हो। हाँ शैडो की लेंथ चेंज होती रहती है सन के अकॉर्डिंग, तो अब टाइम बदल गया शैडो की लेंथ बदल गई, लेकिन रेशो वही रखना है, रेशो वही रखना है। तो जो 20 और 12 का रेशो है वही 100 और x का रेशो होना चाहिए,
अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं देन 25 जा 100 एंड 5 इंटू 12 60, तो x की वैल्यू 60 मीटर आ गई, यानी कि x ये 60 मीटर शेडो बनाएगा जब विजय की हाउस की हाइट, हाइट नहीं, उसकी शेडो की लेंथ 12 मीटर है, तब ये 60 मीटर बनाएगा। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते थे, हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते कि ये हाइट 20 है और ये हाइट 100 है, 5 टाइम्स हो रही है, तो इसको भी सीधा 5 टाइम्स कर सकते हैं, हम सीधा 5 टाइम्स कर सकते हैं, दैट इज 60 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय's हाउस, अजय के हाउस की हाइट कितनी है। ओके, अजय के हाउस की शेडो, वापस देख लेते हैं हम, अजय के हाउस की शेडो बताई गई है 20 मीटर, तो उसी टाइम पे सेम टाइम पे था वो, तो इसका डबल हम करेंगे तो 40 मीटर इसकी हाइट आ गई, 40 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 40 मीटर। ओके, नेक्स्ट, when the tower cast a shadow 40 मीटर, ओके, जब टावर की शेडो 40 मीटर की है, 40 मीटर, सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अजय's हाउस। अब अजय के हाउस की बात कर रहा है वो, अजय के हाउस की शेडो कितनी होगी। ओके, टावर की जो हाइट है वो 100 मीटर है, वो चेंज नहीं होने वाली, जो अजय के हाउस की हाइट है वो यहाँ से देख सकते हैं 40 मीटर है, वो भी चेंज नहीं होने वाली, तो हम क्या करेंगे, रेशियो सेम रख देंगे और अजय के हाउस की शेडो पता चल जाएगी इस समय। ओके, 100 अपॉन 40 वो इक्वल है 40 अपॉन एक्स, तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आई 16, यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं देन ये तो बनेगा 1600 और डिवाइडेड बाय 100, 16 वैल्यू आ गई, तो अजय के हाउस की शेडो कितनी होगी, 16 मीटर लंबी होगी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 40 मीटर, जब टावर 40 मीटर की शेडो बनाता है, सॉरी, शेडो 40 मीटर की है, टावर की लेंथ चेंज नहीं होगी, हाइट चेंज नहीं होगी, इसकी 100 मीटर ही रहेगी, सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ विजय's हाउस, तो विजय का हाउस की शेडो कितनी लंबी होगी, विजय के हाउस की हाइट थी 20 मीटर, इसकी शेडो में x मान लेता हूं, अब देखो वापस हम वही कर सकते हैं, ये इसका 5 टाइम्स है, तो किसका 5 टाइम्स 40 हो जाएगा, 8 का, तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट 8 मीटर, 8 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 8 मीटर। बिल्कुल सिंपली रेशो के इस गेम में हम इस तरीके से भी खेल सकते हैं, या ऐसे इसको उल्टा समझना चाहो तो 100 डिवाइड बाय 5 किया तो ये आ गया, तो 40 डिवाइड बाय 5 किया तो 8 आ गया, इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम केस स्टडी देखते हैं, केस स्टडी 4, रोहन वांट्स टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए पॉन्ड, ये पॉन्ड है, ड्यूरिंग द विजिट टू हिज नेटिव, he makes he marks point A and B, ये A हो गया और ये इसने B मार्क किया है, on the opposite side of pond as shown in figure below, to find the distance between the points he makes a right angled triangle using rope connecting B with another point C are at a distance of 12 meter। इसने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दी, बी से थोड़ा आगे एक लाइन बनाकर सी से ये एक राइट ट्रायंगल इसने कंस्ट्रक्ट की, इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए, तो यही दे रखा, कनेक्टिंग सी टू द पॉइंट डी, सी और डी को ज्वाइन किया 40 मीटर के डिस्टेंस पर फ्रॉम द पॉइंट सी, एंड कनेक्टिंग डी टू द ए, डी और ए को कनेक्ट किया विच आर अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम डी, सच दैट एंगल ADC 90, और वो इस तरीके से इसने बना दिया कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ओके, नाउ विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस AD, देखो 90 डिग्री है, राइट ट्रायंगल बन रही है, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, तो हम इसके अंदर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, थेल्स थ्योरम हम BPT को बोलते हैं,
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो उसका कोई यूज नहीं है। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का कोई यूज नहीं है, सिमिलैरिटी का भी यहाँ पर कोई यूज नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस AC। AC डिस्टेंस कितना होगा? देखो सिंपली 90 के सामने वाली साइड है AC, ये तो ये सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पता लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये साइड है 30, ये साइड है 40। जिनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, वो तो डायरेक्ट 50 मार्क कर सकते हैं। जिनको याद नहीं है वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया 900 प्लस 1600, दैट इज 2500। तो एक्स स्क्वायर 2500 है, तो एक्स की वैल्यू 50 आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2500 दैट इज 50। तो यहां से हम मार्क कर सकते हैं दैट इट विल बी 50। ओके, नेक्स्ट, which of the following does not form a Pythagoras triplet? Pythagoras triplet कौन सा जो इनमें से ट्रिपलेट है वो नहीं बनाता? देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये होता है ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, यानी कि एक नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल। तो देख लेते हैं। देखो फर्स्ट बनाएगा, जिनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि 7 24 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर आप ट्राई करना चाहें तो 25 का स्क्वायर दैट इज 625, वो इक्वल होता है 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 और 24 स्क्वायर 576, ये 625 ही बनता है। ओके, इसी तरीके से अगर बी ऑप्शन की मैं बात करूं तो 17 का स्क्वायर इक्वल होगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, ये बन रहा है 289, इधर बन रहा है 64 और इधर बन रहा है 225, ऐड करेंगे तो 289 ही आने वाला है। इसी तरीके से इसमें भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये भी है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है और वो इक्वल होता है 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 12 स्क्वायर दैट इज 144। तो इन तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगती, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ए भी है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ए बी। जरा ए बी लेंथ देखते हैं कौन सी है। ये ए बी लेंथ है। देखो ए बी हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल लेंथ है ए सी जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, उसमें से अगर BC को मैं माइनस कर दूं जो कि 12 मीटर है, तो ए बी निकल आएगा, दैट इज 50 माइनस 12, 38 मीटर। 38 मीटर इसका आंसर होगा, 38 मीटर। तो हम इजीली पता लगा सकते हैं दैट करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड। जो रोप यूज की गई है वो कितनी यूज की गई है। देखो उसने क्या किया है, इस तरीके से एक उसने यहां से लेकर यहां तक उसने बोला 12 मीटर की रोप यूज की है, ये 40 मीटर की रोप यूज की है और ये 30 मीटर की रोप यूज की है। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो सम आएगा 82 मीटर। तो टोटल रोप उसने कितनी यूज की, 82 मीटर उसने टोटल रोप यूज की है। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी पर हम आते हैं। फिर से ये स्केल फैक्टर का है। स्केल फैक्टर मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। स्केल फैक्टर वही लेंथ इन इमेज डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम जो क्वेश्चन से रिलेटेड है उसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। इन द फोटोग्राफ बिलो शोइंग द साइड व्यू ऑफ ए ट्रेन इंजन, ये ट्रेन इंजन का साइड व्यू दिखाई दे रहा है। स्केल फैक्टर दिया हुआ है 1:200, 1:200। दिस मीन दैट ए लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन फोटोग्राफ, फोटोग्राफ पर जो 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, लाइक ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ होगी, तो वो एक्चुअल में 200 सेंटीमीटर, या हम ये कह सकते हैं 2 मीटर के इक्वल है एक्चुअल में। तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन इसके, इफ द लेंथ ऑफ मॉडल इज 11 सेंटीमीटर,
मॉडल की लेंथ 11 है, तो देखो 1:200 था, तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल लेंथ हमें पता चलेगी। देन द ओवरऑल लेंथ ऑफ इंजन इन द फोटोग्राफ अबव इंक्लूडिंग द कपलिंग्स। कपलिंग्स होता है जो मैकेनिज्म यूज होता है इंजन को डिब्बों के साथ कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो 200 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2200, यानी कि लेंथ क्या आ गई 2200 सेंटीमीटर या 22 मीटर। 100 से डिवाइड करेंगे तो 22 मीटर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, इसका मैंने आपको फर्स्ट वाले में भी आंसर दिया था, दैट दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एक्चुअल विड्थ ऑफ द डोर इफ द विड्थ ऑफ द डोर इन फोटोग्राफ इज 0.35 सेंटीमीटर। ये फोटोग्राफ में एक्चुअल के लिए हमें 200 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7, 35 को 2 से किया तो 70, अब 2 के बाद पॉइंट है मैंने लगा दिया, इंटू 100 और रह गया, तो 100 के लिए ये पॉइंट चला जाएगा इधर, ये बनेगा 70 सेंटीमीटर। या अच्छा मीटर में आंसर है 70 सेंटीमीटर, तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो बाय 100 कर देंगे, 0.7 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, 0.7 मीटर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव स्केल फैक्टर, अगर दो कोई भी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनका स्केल फैक्टर 5:3 का है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ट्रायंगल्स इज ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 15:1, बिल्कुल गलत है, पेरीमीटर का रेशियो 5:3 का ही होना था। देयर एल्टीट्यूड, ये भी गलत है, एक मिनट, 25 और 15 अगर 5 से कट करेंगे तो 5:3 का ही बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि एल्टीट्यूड्स का रेशियो ये होगा, यस बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा और चेक कर लेते हैं, देयर मीडियंस हैव ए रेशियो 10:4, नहीं 10:4 बनता है 5:2, जो कि नहीं होगा, ये भी गलत है। द एंगल बाइसेक्टर्स 11:5, नहीं 5:3 का ही बनना चाहिए इन सभी चारों का रेशियो, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, द लेंथ ऑफ ए बी इन द गिवन फिगर, ए बी की लेंथ यानी कि x हमें बताना है क्या होगा। देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो सिमिलर फिगर्स में साइड्स का रेशियो सेम रहता है। ओके, देखो अगर मैं ए बी ले लेता हूं इधर, तो इधर बड़े वाली ट्रायंगल की कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, छोटे वाले ट्रायंगल की ए बी ली है तो बड़े वाले ट्रायंगल की ए डी, वो इक्वल होगा, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड मैंने इधर BC ले लिया तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड DE, इस तरीके से रेशियो मैंने मेंटेन रखा, रेशियो सेम रखा। AB x है, AD x+4 है, x+4 इज इक्वल टू BC 3 है और DE 6 है, DE की वैल्यू 6 है। देखो ये तो 1/2 बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन 2x इज इक्वल टू x+4, x को इधर लाऊंगा तो x विल बी इक्वल टू 4, यानी कि x की लेंथ या x की वैल्यू यानी कि AB की लेंथ 4 सेंटीमीटर आ गई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन C हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट किया। इससे नेक्स्ट चैप्टर जो मैं लेकर आ रहा हूँ वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।